मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पिछली जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही थी उन क्लासेस में अपन अध्ययन कर रहे थे विभिन्न दाबों के बारे में एवं उनके बारे में संबंध, जिनमें अपन ने देखा था विसरण दाब, परासरण दाब, विसरण दाब, न्यूनता एवं चूषण दाब। इनके अलावा अपन ने अध्ययन किया था जल विभव संकल्पना के बारे में, जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन के बारे में। अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है पादपों के द्वारा जल अवशोषण एवं स्थानांतरण, वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड ट्रांसपोर्टेशन पादपों के द्वारा जल अवशोषित किस प्रकार से किया जाता है एवं उनका स्थानांतरण पादप के विभिन्न भागों तक किस प्रकार से हो पाता है। इन सभी बातों को लेकर के अपन आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करें अपन किनके बारे में बेटा, मृदा जल के बारे में। मृदा जल दैट इज सोइल वाटर, यह जो जल होता है किनमें पाया जाता है बेटा, मृदा में पाया जाता है, सोइल में पाया जाता है। अगर अपन बात करें मृदा के बारे में तो जो मृदा होती है वो जल का क्या करती है, स्टोरेज करती है। जल का क्या करती है, स्टोरेज करती है। इनके अलावा जब पादप इस जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो उस दौरान एज ए मीडियम एक माध्यम की तरह क्या करती है, कार्य करती है। इनकी तरह कार्य करती है। एक तो जल का संचयन करती है, इसके अलावा जल को जब पादप क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो एज ए मीडियम माध्यम के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा मृदा की बात करें अपन, मृदा में जो टोटल वाटर कैपेसिटी होती है या फिर जो टोटल वाटर की क्वांटिटी होती है उसे होलार्ड कहा जाता है, इसके अलावा इस कुल जल की मात्रा में से जल का वह भाग जो पादप द्वारा अवशोषित किया जाता है उसकी मात्रा को केसाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केसाड़ कहा जाता है। इसके अलावा जल की वह मात्रा जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है उन्हें ईकार्ड कहा जाता है, तो सबसे पहले बात आई मृदा जल के बारे में। तो मृदा जो होती है जल का क्या करती है, स्टोरेज करती है, संचय करती है। इसके अलावा पादपों के जल अवशोषण हेतु माध्यम के रूप में विशेष भूमिका क्या करती है, प्रदान करती है। इसके अलावा मृदा में जो कुल जल की मात्रा होती है उन्हें होलार्ड कहा जाता है, और वह जल की मात्रा जो पादपों द्वारा अवशोषित की जाती है उन्हें केसाड़ कहा जाता है। इसके अलावा जल की वह मात्रा जिनको पादप अवशोषित नहीं करते हैं उन्हें ईकार्ड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ईकार्ड कहा जाता है। इसके अलावा मृदा में जितना भी जल पाया जाता है उस जल की कुल मात्रा में से शेष ऐसा बचा हुआ जल जो मृदा कणों के साथ सहसंजन बल के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है या फिर अनुबंधित पाया जाता है, जिन्हें पादप अवशोषित नहीं कर पाते या फिर पादपों को अवशोषण हेतु प्राप्त नहीं होता, उन्हें ग्लानी गुणांक के नाम से जाना जाता है। उसे किसके नाम से जाना जाता है, ग्लानी गुणांक के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, विल्ट कोफिशिएंट।
क्या बोलते हैं, विल्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। टोटल जितना भी जल होता है उस जल की वह मात्रा जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है, मतलब शेष रही जो मात्रा होती है, उसे किससे जाना जाता है, ग्लानी गुणांक के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके बाद में बात आती है मृदा जल के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, मृदा जल के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सोइल वाटर, टाइप्स ऑफ सोइल वाटर, मृदा जल के प्रकार। अगर मृदा जल के प्रकार की बात करें तो मृदा जो जल होता है वो मेनली 5 प्रकार का पाया जाता है। मेनली कितने प्रकार का पाया जाता है, 5 प्रकार का पाया जाता है, जिनमें सबसे पहला होता है बेटा वाहित जल। सबसे पहला कौन सा होता है, वाहित जल, जिसे अपन बोलते हैं रनवे वाटर, जिसे अपन बोलते हैं रनवे वाटर। जब बरसात होती है या फिर वर्षा का समय होता है तो वर्षा के रूप में जो जल भूमि की सतह पर रेगुलर बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उस जल को अपन क्या कहते हैं, वाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहित जल कहते हैं। यह जो जल होता है पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो जल जो लगातार भूमि की सतह पर बहता रहता है उसे वाहित जल या फिर वाहा जल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जल की बात करें तो दूसरा जो जल होता है उन्हें अपन कहते हैं बेटा गुरुत्वीय जल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। अगर अपन बात करें ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में तो ये जो जल होता है भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अधिक गहराई तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो जल भूमि की सतह पर पाया जाता है वह सतह पर पाया जाता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल होता है भूमि की सतह से बहुत नीचे गहराई तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, जिन्हें पादप आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। यह जो जल होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में नीचे गहराई तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की अपन बात करें तो तीसरा जो जल होता है, जल का प्रकार होता है वो होता है केशिका जल। वो होता है केशिका जल, जिसे अपन बोलते हैं बेटा कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। जो केशिका जल होता है वो जब गुरुत्वीय जल जो होता है जो भूमि में अधिक गहराई तक नीचे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, उस समय मृदा कणों के मध्य या फिर मृदा कणों के ऊपर झिल्ली के रूप में क्या हो जाता है बेटा, परत के रूप में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। या फिर जो मृदा के कण पाए जाते हैं उनके बीच बीच में यह जल क्या हो जाता है बेटा, व्यवस्थित हो जाता है। या फिर मृदा कण जो होते हैं उनके चारों तरफ झिल्ली के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार के जल को अपन केशिका जल कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका जल कहते हैं, जो पादपों के द्वारा आसानी से ग्रहण किया जाता है। तो तीसरा जल कौन सा हो गया, केशिका जल, जो मृदा कण के चारों ओर एक पतली परत के रूप में या फिर झिल्ली के रूप में पाया जाता है, या फिर मृदा कणों के मध्य क्या होता है बेटा, उपस्थित पाया जाता है। इस जल को पादप आसानी से क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, केशिका जल कहते हैं। ये जो केशिका जल होता है पादपों को आसानी से उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा चौथे प्रकार की बात करें तो जो चौथा प्रकार होता है बेटा जल का वो होता है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, जिसे अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जिसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मृदा के शुष्क कणों द्वारा अवशोषित जो जल होता है उसे आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। मृदा के शुष्क कणों द्वारा अवशोषित जल को क्या कहा जाता है, आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है, जो मृदा कणों के अंदर विन्यासित हो जाता है या फिर मृदा कणों के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार का जो जल होता है वो पादपों को उपलब्ध नहीं
हो पाता है, क्योंकि इनमें जो मृदा के कण होते हैं वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, शुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो जल होता है वो मृदा कणों के अंदर क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, जिन्हें आसानी से पादप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पांचवा जो जल होता है वो होता है रासायनिक बंधित जल। पांचवा जो जल होता है वो होता है बेटा रासायनिक बंधित जल। रासायनिक बंधित जल जिसे अपन बोलते हैं केमिकली बॉन्डेड वाटर। क्या बोलते हैं, केमिकली बॉन्डेड वाटर। आप लोगों को पता है कि जो मृदा होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं या फिर पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें या फिर सिलिकॉन की बात करें या फिर लौह तत्वों की बात करें, जो किनमें पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। तो जल जो होता है वो इन लौह तत्वों के साथ में या फिर इन खनिज पोषक तत्वों के साथ में रासायनिक बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक बंधित वाटर या फिर रासायनिक बंधित जल कहते हैं। जो क्या होता है बेटा, जो पोषक तत्व, जैसे अगर अपन बात करें किसके बारे में, लौह तत्वों के बारे में, लौह तत्वों के साथ में जल क्या कर लेता है बेटा, रासायनिक बंध बना लेता है। क्या बना लेता है, रासायनिक बंध बना लेता है। और इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक बंधित जल कहते हैं, जो आसानी से पादपों को ग्रहण नहीं हो पाता है। तो अपन ने बात की किनके बारे में, मृदा जल के प्रकार के बारे में। तो मृदा जल कितने प्रकार के हुए बेटा, 5 प्रकार के। एक तो वाहित जल जो भूमि की सतह पर लगातार बहता रहता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वाहित जल कहते हैं। दूसरा होता है गुरुत्वीय जल। जब जल भूमि की सतह पर जमा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि में वह अधिक गहराई तक पहुंच जाता है। इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल कहते हैं। तीसरा आता है बेटा केशिका जल, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरी वाटर। ये जो वाटर होता है, मृदा जो कण होते हैं उनके चारों तरफ झिल्ली के रूप में या फिर परत के रूप में उपस्थित पाया जाता है, या फिर दो मृदा कणों के बीच में या फिर काफी सारे मृदा कणों के बीच में क्या होता है, एकत्रित होता है, और जिसे पादप आसानी से क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रकार के जल को क्या कहा जाता है, केशिका जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केशिका जल कहा जाता है। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, आर्द्रताग्राही जल के बारे में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस प्रकार का जो वाटर होता है, तो मृदा के जो शुष्क कण होते हैं वो जल को क्या कर लेते हैं बेटा, ग्रहण कर लेते हैं। जल मृदा कण के अंदर क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार के जल को क्या कहा जाता है, आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। और इस प्रकार का जल को पादप आसानी से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, या फिर इस प्रकार का जल पादप अवशोषण में सहायक नहीं होता है। अगली बात करें अपन किनके बारे में, रासायनिक बंधित जल के बारे में। तो इनमें जो जल होते हैं या फिर जल के अणु होते हैं वो लौह तत्वों, एल्यूमिनियम तत्वों या फिर पोषक तत्वों के साथ में रासायनिक बंधों द्वारा क्या करते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक बंधित जल कहते हैं, जो पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अब पहली बात तो अपन ने की किसके बारे में बेटा, मृदा जल के बारे में। फिर अपन ने बात की मृदा जल के प्रकार के बारे में। अब बात आती है मूल तंत्र के बारे में। बार बार आप लोगों से ये कहा जाता है कि जो पादप का मूल वाला भाग होता है या फिर इनका जो रूट सिस्टम होता है, मूल तंत्र होता है, उसी के द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो जल के अवशोषण के लिए अपन अध्ययन करेंगे अब किनके बारे में बेटा, मूल तंत्र के बारे में। देखिए बेटा, मूल तंत्र की अगर अपन बात करें तो जो इनका मूल वाला जो भाग होता है या फिर जो रूट सिस्टम होता है, उस रूट सिस्टम को अपन लगभग 4 प्रकारों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। देखिए किस प्रकार से। देखिए ये सामान्यतः रूट की क्या है, स्ट्रक्चर। अगर रूट की स्ट्रक्चर की या फिर रूट सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इनके सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, मूल गोप क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मूल गोप क्षेत्र या फिर रूट कैप रीजन। क्या बोलते हैं, रूट कैप रीजन, जो मूल के बिल्कुल अग्र भाग पर क्या होता है बेटा, व्यवस्थित पाया जाता है। ये जो रूट कैप रीजन होता है,
इनका जो मुख्य कार्य होता है, पीछे की तरफ इनका जो विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, उनकी सेल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इनका जो कार्य होता है वो मेनली किसका होता है, का प्रोटेक्शन का होता है। किसका होता है, प्रोटेक्शन का होता है। क्योंकि जब मूल क्या करती है, भूमि में नीचे की तरफ क्या करती है, वृद्धि करती है, तो जो विद्युत की कोशिकाएं होती हैं वो क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। तो विद्युत की कोशिकाओं को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए या फिर नष्ट होने से बचाने के लिए इनके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, रूट कैप वाला भाग पाया जाता है, जो इनके जस्ट पीछे की तरफ पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक जोन को या फिर विद्युत की क्षेत्र में पाई जाने वाली मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो पहला रीजन कौन सा होता है बेटा, रूट कैप रीजन। इसके अलावा सेकेंड रीजन की बात करें तो वो होता है बेटा विद्युत की क्षेत्र। कौन सा होता है, विद्युत की क्षेत्र, जिसे अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है ये जस्ट रूट कैप या फिर मूल गोप के क्या पाया जाता है, पीछे की तरफ पाया जाता है। यहाँ पर जो सेल्स होती है वो किस प्रकार की होती है बेटा, विद्युत की प्रकार की होती है। कैसी होती है, विद्युत की प्रकार की होती है, जिनमें कोशिका विभाजन बहुत ही तीव्र गति से होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके अलावा ये तो सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड जोन हो गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, विद्युत की क्षेत्र के नाम से या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है बेटा इलोंगेशन जोन। क्या कहा जाता है, इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जो जोन होता है उन्हें हिंदी में कहते हैं बेटा दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र। मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स होती हैं जब लगातार क्या करती रहती है बेटा, विभाजन करती रहती है, तो काफी सारी नई कोशिकाओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो नई कोशिकाएं होती है कुछ समय पश्चात पोषण प्राप्त करके अपने आकार एवं आकृति में क्या कर लेती हैं, बदलाव कर लेती है, या फिर कैसी हो जाती है, दीर्घित हो जाती है। दीर्घित होकर के जिस क्षेत्र में भी ये व्यवस्थित होती है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बेटा, इलोंगेशन जोन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, जो मूल की लंबाई के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसके अलावा फोर्थ बात करें अपन, फोर्थ क्षेत्र की बात करें तो जिसमें आता है बेटा अपने पास में रूट हेयर जोन। फोर्थ कौन सा आता है, रूट हेयर जोन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूल रोम क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मूल रोम क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां पे काफी अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। ये दीर्घीकरण क्षेत्र के आसपास काफी सारे मूल रोमों के व्यवस्थित होने का क्या होता है बेटा, स्थान होता है। और मेनली पादपों की जो मूल होती है उनपे जो मूल रोम पाए जाते हैं वो ही मृदा से जल अवशोषण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो मूल रोम के द्वारा, पादपों के द्वारा क्या किया जाता है, मृदा से जल अवशोषित किया जाता है। यही इनका क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट भाग होता है, जिनके द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। अगर मूल रोम की अपन संरचना की बात करें तो जो मूल रोम होता है उनके चारों तरफ क्या पाई जाती है बेटा, उपत्वचा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है, जो मूल रोम को सुरक्षा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा जो मूल रोम के ऊपर उपत्वचा के नीचे क्या पाई जाती है बेटा, झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। वो किस प्रकार की होती है, चयनात्मक अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है, जो विलायक एवं विलेय के कणों को सेलेक्ट करके अंदर भेजने का क्या करती है, कार्य करती है। तो जल अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, मूल रोम क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जहां पर काफी अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। मोस्टली यह देखा जाता है कि सभी प्लांट्स में क्या पाई जाती है, रूट पाई जाती है, मूल तंत्र पाया जाता है, और सभी में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें किनके बारे में, जैसे शलकंद की बात करें, घनकंद की बात करें, ये जो रूपांतरण होते हैं, किनके, जड़ के जो रूपांतरण होते हैं उनमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। तो मूल रोम के अलावा भी इनमें क्या पाया जाता है, जल का अवशोषण पाया जाता है। तो अगली बात आ गई किनके बारे में, मूल रोम क्षेत्र के बारे में। तो मूल रोम के ऊपर क्या पाई जाती है बेटा, उपत्वचा पाई जाती है, जो इन्हें प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा इनके नीचे क्या पाई जाती है बेटा, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जो विलायक एवं विलेय के अणुओं को
चयनित आधार पे, चयन की प्रक्रिया के आधार पर मूलरोम क्षेत्र से मूल में पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो अभी अपन ने प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखा है बेटा किनके बारे में, मृदा जल के बारे में, मृदा जल के प्रकार के बारे में, इसके अलावा मूल तंत्र के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उनमें अपन अध्ययन करेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि। पादप जो होते हैं वो जल को अवशोषित किस प्रकार से कर पाते हैं। तो जल अवशोषण पादपों में लगभग मेनली कितने प्रकार का पाया जाता है, दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है सक्रिय जल अवशोषण, इसके अलावा दूसरा होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे सक्रिय जल अवशोषण के बारे में, इसके अलावा निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में। ठीक है बेटा, धन्यवाद।